एक बार की बात है, किसी गांव में विलियम नाम का एक नौजवान रहता था। विलियम समुंदर से मछलियां पकड़कर बेचने का काम करता था। इसी तरह एक दिन विलियम समुंदर में मछलियां पकड़ रहा था। तभी अचानक उसके जाल में 7 रंग बिरंगी मछलियां फंस जाती है। लेकिन अगले ही पल वह सारी मछलियां जोर जोर से रोने लगती है। मछलियों को रोता देख विलियम को बड़ी हैरानी होती है। तभी एक मछली विलियम से कहती है, सुनो नौजवान, हम सातों परी देश की परियां हैं। एक जादूगर के श्राप की वजह से हम सभी मछलियां बन गई है। अगर तुम हम सातों से शादी कर लोगे तो हम सातों बहनें अपने असली रूप में आ जाएंगी। मेहरबानी करके हमसे शादी कर लो नौजवान। उस मछली की अजीब बात सुनकर विलियम को बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन विलियम एक दयालु नौजवान था। वह उन सातों परी बहनों को उनके असली रूप में लाने का फैसला करता है। उसके बाद विलियम उन सातों मछलियों को लेकर एक पुजारी के पास पहुंच जाता है और उसे उन मछलियों के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर पुजारी विलियम की शादी उन सातों मछलियों से करवा देता है। शादी होते ही सातों मछलियां 7 खूबसूरत परियों में बदल जाती है। अपने आप को वापस परी के रूप में देख सातों बहनें बहुत खुश होती है। उसके बाद वह सातों बहनें विलियम के साथ उसके गांव चली जाती है। विलियम बहुत ही गरीब था। उसका टूटा हुआ झोपड़ा देखकर उन सातों परी बहनों को विलियम पर बहुत तरस आता है। फिर सातों बहनें अपनी जादुई छड़ी घुमाकर विलियम के टूटे हुए घर को एक खूबसूरत घर के रूप में बदल देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम सातों परियों के पास तो जादुई शक्तियां भी है। हम सातों बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती है। हमारे रहते अब तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन से विलियम अपनी सातों पत्नियों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। इसी तरह एक दिन वह सातों परी बहनें गांव की सैर कर रही थी। तभी वह देखती है कि गांव का दुष्ट जमींदार कुछ गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है। चलो जल्दी से मेरे पैसे निकालो, वरना मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगा। माफ करिए सरकार, इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। दूसरी तरफ खेतों की फसल भी ठीक नहीं हुई, इसीलिए हम आपका कर्जा नहीं चुका सकते। हमें कुछ और महीनों की मोहलत दीजिए मालिक। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं देने वाला। अगर अभी के अभी तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम सबके घरों पर कब्जा करके तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। जमींदार की इस तरह की बातें सुनकर उन सातों परी बहनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह सातों उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। तभी एक परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जमींदार के हाथ में मौजूद डंडे को एक सांप के रूप में बदल देती है। अरे ये क्या? अरे अचानक ये सांप कहाँ से आ गया? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा। और हाँ, अगर दोबारा तूने इन गांव वालों को परेशान किया या इन पर किसी प्रकार का अत्याचार किया तो हम तुझे जान से मार देंगी। तुम मामूली परियों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठहर जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर जमींदार अपनी बंदूक निकालकर उन सातों परियों पर गोली चलाने लगता है। लेकिन अगले ही पल सारी गोलियां फूलों की माला बनकर परियों के गले में पहुंच जाती है। अरे ये क्या? लगता है ये सातों परियां जादुई शक्तियों में माहिर है। इस वक्त इनसे उलझना ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, बाद में इन्हें देख लूंगा। उसके बाद जमींदार वहां से भाग निकलता है। जमींदार को भागते हुए देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वे सारे गरीब लोग सातों परी बहनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हम बहनों के रहते आज के बाद तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर वह सातों परियां उन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने का फैसला करती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर गांव के कुएं के पानी को सोने के पानी में बदल देती है। यह देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद गांव वाले
उस कुएं से सोने का पानी निकालकर बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह देखते ही देखते गांव के सभी लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। जब यह बात जमींदार को पता चलती है तो गांव वालों की अमीरी देख वह जल भुनकर राख हो जाता है। बस बहुत हो गया, अब मुझे उन 7 परियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले ही दिन जमींदार पास के जंगल में रहने वाले एक राक्षस के पास जाकर उसे उन 7 परी बहनों के बारे में सब बता देता है। सुनो राक्षस, मैं उन 7 परियों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मारकर खा जाओ। उन 7 के मरने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। ओए जमींदार, तूने मुझे उन 7 परियों के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। अब मैं उन 7 परियों को मारूंगा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी गुफा में कैद कर लूंगा। फिर उन सबकी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस बन जाऊंगा। उसके बाद राक्षस जमींदार को अपनी हथेली पर बैठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा गांव पहुंच जाता है। अपने गांव में इतने बड़े राक्षस को देख सभी लोग डर के यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी वह परी बहनें उस राक्षस को देख लेती है। राक्षस की हथेली पर जमींदार को देख परी बहनें समझ जाती है कि जमींदार ही उस राक्षस को गांव में लेकर आया है। फिर वह सभी परी बहनें उस राक्षस को सबक सिखाकर गांव से भगाने का फैसला करती है। उसके बाद 7 बहनें राक्षस के सामने जाकर उसे गांव छोड़कर जाने की धमकी देने लगती है। अच्छा हुआ तुम 7 मेरे सामने आ गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी 7 परी बहनें अपनी जादुई छड़ी निकालकर राक्षस पर हमला कर देती है। लेकिन राक्षस पर उस हमले का कोई असर नहीं होता। उसके बाद राक्षस अपनी जादुई शक्ति से उन 7 परियों के ऊपर बिजली गिराने लगता है। ओए माँ, अरे ये अचानक बिजली कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ हमें। इस तरह सभी परी बहनें दर्द से तड़पने लगती है। उन बहनों को दर्द से तड़पते देख जमींदार बहुत खुश होता है। ये राक्षस बहुत ताकतवर है। तुम 7 चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इसका सामना नहीं कर पाओगी। अब ये तुम्हें पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद राक्षस उन 7 बहनों को रस्सियों में जकड़ देता है। फिर वह उन 7 बहनों को पकड़कर अपने साथ जंगल ले जाता है। फिर शाम होते ही जब विलियम शहर से गांव लौटता है तो गांव वाले उसे राक्षस के बारे में सब बता देते हैं। अपनी 7 पत्नियों के अगवा होने पर विलियम को बहुत गुस्सा आता है। फिर विलियम अपनी पत्नियों को ढूंढता हुआ जंगल की ओर निकल जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चंपापुर नाम के गांव में मंगू नाम का एक लालची आदमी रहता था। मंगू हर वक्त अपने फायदे के बारे में सोचा करता था। दूसरी तरफ मंगू के यहाँ बबलू नाम का एक गरीब आदमी नौकर का काम करता था। लालची स्वभाव होने के कारण मंगू हमेशा बेचारे बबलू पर अत्याचार करता था। मंगू बबलू के कामों में चूक निकालकर उसकी तनख्वाह भी काट लेता था। फिर एक दिन, मालिक, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इस वक्त मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तेरा बच्चा बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या, जो हर वक्त तू मुझसे पैसे मांगता रहता है? नहीं नहीं, मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाला। चल सीधी तरह अपना काम कर, और हाँ, शाम से पहले तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तूने कोई बहाना बनाया तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा, समझ गया ना? इस तरह जालिम मंगू बबलू को पैसे देने की बजाय उसे डांट कर चुप करा देता है। दूसरी तरफ अपनी बुरी किस्मत पर रोता हुआ बबलू चुपचाप काम करने लगता है। फिर अगले दिन मंगू शहर से खरीदारी करके गांव लौट रहा था। तभी पुल पार करते समय उसे नदी के पानी में एक बड़ा बक्सा तैरता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये बक्सा तो बहुत बड़ा है और काफी सालों पुराना भी लगता है। हो ना हो इसके अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। इससे पहले कि कोई और इस बक्से को देखे,
मुझे नदी में कूदकर इस बक्से को निकाल लेना चाहिए। उसके बाद मंगू नदी में छलांग लगा देता है और तैरता हुआ उस बक्से के पास पहुंच जाता है। फिर मंगू उस बक्से को पकड़कर नदी के किनारे ले आता है। ये बक्सा तो बहुत ही भारी है, लगता है इसके अंदर बहुत सारा खजाना भरा है। मैं अभी इस बक्से को खोलता हूँ। इतना कहकर मंगू बक्से को खोल देता है। बक्से के अंदर सचमुच ढेर सारा खजाना भरा हुआ था। उस खजाने की चमक को देख मंगू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इतने सारे कीमती जवाहरात तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। अब इन्हें बेचकर मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मंगू उस खजाने को हाथ लगाता है कि तभी अचानक बक्से के अंदर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते एक बड़ा डरावना भूत बक्से से बाहर निकल आता है। भूत को देख मंगू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गया रे, अचानक ये भूत कहां से आ गया? सुन लालची इंसान, अगर तू इस खजाने को हासिल करना चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये भूत तो सौदा करना चाहता है। कहो भूत, तुम्हारी क्या शर्त है? इस खजाने को हासिल करने के लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे एक सच्चे और ईमानदार आदमी को मेरे हवाले करना होगा। उसका खून पीने के बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर भूत बन जाऊंगा। बोल, क्या तू मेरे पास एक सच्चा और ईमानदार आदमी ला सकता है? भूत की बात सुनकर मंगू कुछ पल सोच में डूब जाता है। तभी मंगू को अपने यहाँ काम करने वाले नौकर बबलू का ख्याल आता है। हाँ हाँ भूत, मेरे पास एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। मैं आज ही उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर उसे मार कर तुम उसका खून पी जाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर देर किस बात की, जा जल्दी उस आदमी को मेरे पास ले आ। उसके बाद मैं ये सारा खजाना तुझे दे दूंगा। ठीक है भूत जी, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद मंगू सीधा बबलू के घर पहुँच जाता है। सुन बबलू, जल्दी से मेरे साथ चल, बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं मालिक, इस वक्त मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। देखिए, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। तभी बबलू की पत्नी कहती है, सेठ जी, हमें अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। मेहरबानी करके आज आप इन्हें छुट्टी दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा काम बहुत जरूरी है। ये लो, तुम अपने पास ये पैसे रखो और अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करवाओ। इतना कहकर मंगू बबलू की पत्नी को ढेर सारे पैसे पकड़ा देता है। इतने सारे पैसे देख बबलू और उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। इन पैसों से मेरे बच्चे का अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा। अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? उसके बाद मंगू बबलू को लेकर नदी के किनारे खड़े भूत के पास पहुँच जाता है। ये देखो भूत जी, ये आदमी बहुत ही सच्चा और ईमानदार है। अब तुम इसे पकड़कर अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर बबलू के होश उड़ जाते हैं। अरे मालिक, ये सब क्या है? आप मुझे इस भूत के हवाले क्यों कर रहे हो? अरे बेवकूफ, मैंने इस भूत के साथ तेरी जान का सौदा किया है। तेरे बदले ये भूत मुझे ढेर सारा खजाना देने वाला है। नहीं नहीं मालिक, अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा? वह दोनों तो भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करिए मालिक और मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह बबलू मंगू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन उस दुष्ट मंगू को बबलू पर जरा भी तरस नहीं आता और वह उसके हाथ पैर रस्सियों से बांधकर उसे भूत के हवाले कर सारा खजाना अपने घर ले जाता है। उसके बाद भूत बबलू को लेकर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है और उसे मारने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है।
बबलू के घर न पहुंचने पर बबलू की पत्नी परेशान होकर अपने छोटे बच्चे के साथ मंगू के घर पहुंच जाती है और उससे अपने पति के बारे में पूछने लगती है। लेकिन मंगू बबलू की पत्नी को डांट कर वहां से भगा देता है। फिर दुखी होकर बबलू की पत्नी बबलू को ढूंढती हुई पास के जंगल में पहुंच जाती है। पता नहीं उस दुष्ट मंगू ने मेरे पति के साथ क्या किया है। इस वक्त मेरे पति किस हालत में होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। तभी पेड़ के ऊपर बैठा बंदर बबलू की पत्नी को रोते हुए देख लेता है। बबलू की पत्नी और उसके छोटे बच्चे को देख बंदर को उन दोनों पर बहुत दया आती है। फिर वह बंदर पेड़ से नीचे उतरकर बबलू की पत्नी के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ बहन, तुम इस तरह अपने बच्चे को लेकर इस जंगल में क्यों आई हो? आखिर बात क्या है? बबलू की पत्नी बंदर को उस जालिम मंगू के बारे में सब बता देती है और अपने पति के लापता होने की बात कहकर रोने लगती है। चिंता मत करो बहन, तुम्हारे पति को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने दोस्त विलियम के घर ले चलता हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर तुम्हारे पति को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आएगा। इतना कहकर बंदर अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेता है। फिर वह बबलू की पत्नी और उसके बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर विलियम के घर की ओर निकल पड़ता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।